हेलो स्टूडेंट्स, आज का प्लांट फिजियोलॉजी का हमारा जो टॉपिक है वह है पादपों द्वारा जल अवशोषण की क्रियाविधि। पादप किस प्रकार जल का अवशोषण करते हैं? तो जल अवशोषण की जो क्रिया है, इस क्रिया में मुख्य रूप से जड़ों का ही मुख्य रूप से योगदान होता है। तो जड़ें क्या होती है? तो जल अवशोषण की जो क्रिया है, उस क्रिया से पहले अपन क्या देखेंगे, एक जड़ के बारे में, जड़ का एक इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर कि जो जड़ होती है, ये जड़ मूलांकुर से परिवर्धित रचना है। किससे? मूलांकुर। जब बीज का अंकुरण होता है तो बीजांकुरण के समय दो स्ट्रक्चर निकलती है, एक मूलांकुर और एक प्रांकुर। प्रांकुर से वायवीय भाग का निर्माण होगा, वायवीय भाग जिसमें तना पत्तियां वगैरह आती हैं। और जो मूलांकुर होता है, मूलांकुर से किसका विकास होगा? मूल का, अर्थात जड़ का। ठीक है, इस जड़ के अंदर इस जड़ का दो मुख्य रूप से कार्य होता है। पहला कार्य भूमि से जल और खनिज लवणों को अवशोषण कर पादप को उपलब्ध कराना। ठीक है, जबकि सेकंड कार्य होता है कि जड़ें पादप को मृदा में स्थिरता प्रदान करती हैं। क्या करती है? पादप को स्थिरता प्रदान करती है। ठीक है, इस जड़ की स्ट्रक्चर देखें तो जड़ की संरचना में दो पार्ट्स होते हैं, दो भाग होते हैं। एक होता है तरुण क्षेत्र, जिसे हम युवा प्रावस्था भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? युवा प्रावस्था। और सेकंड होता है परिपक्वन क्षेत्र। तो मूल की जो संरचना है, इस मूल की संरचना में मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, एक तरुण क्षेत्र या युवा प्रावस्था क्षेत्र, युवावस्था क्षेत्र, और दूसरा होता है परिपक्वन क्षेत्र। ठीक है, तो युवा क्षेत्र या तरुण क्षेत्र को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 4। सबसे पहले आता है मूल गोप। मूल गोप का मतलब होता है रूट कैप। ये वृद्धिशील जड़ के शीर्ष भाग पर उपस्थित एक टोपी नुमा रचना होती है। कौन? मूल गोप, जिसकी कोशिकाएं विभजोतक होती है, विभाजनशील होती है। तो विभजोतक कोशिकाओं का बना हुआ ये जो टोपीनुमा भाग है, इसका मुख्य कार्य होता है कि जब जड़ की वृद्धि होती है, जड़ की ग्रोथ होती है, तो जड़ की वृद्धि के समय जड़ का जो शीर्ष भाग होता है, उस शीर्ष भाग की मृदा के घर्षण, चट्टानों की घर्षण, इनसे उसकी क्या करती है? सुरक्षा करती है। यानी वृद्धि, भूमि में वृद्धि करती हुई जड़ की सुरक्षा करती है। कौन? ये वाला अवस्था। सेकेंड आता है विभजोतक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? विभजोतक क्षेत्र। मूल गोप के जस्ट पीछे का ये जो क्षेत्र है विभजोतक, नाम से स्पष्ट है, ये विभजोतक कोशिकाओं का बना होता है। तो विभजोतक जो कोशिकाएं होती है, इनका मुख्य कार्य क्या है? लगातार विभाजन करते रहना, और लगातार विभाजन होगा तो कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे जड़ की क्या होगी? वृद्धि। ठीक है, तीसरा आता है दीर्घीकरण क्षेत्र। कौन सा? दीर्घीकरण क्षेत्र। ध्यान से समझो, इस क्षेत्र की कोशिकाओं में विभाजन होगा, ठीक है, लेकिन विभजोतक कोशिकाओं में विभाजन से बनी कुछ कोशिका ऐसी होती हैं जो केवल आकार आकृति में वृद्धि करती हैं, विभाजन की क्रिया नहीं करती। तो विभजोतक कोशिकाओं के विभाजन से बनी वे कोशिकाएं जो आगे विभाजन नहीं करती हैं, बल्कि उनकी आकार आकृति में वृद्धि होती है, जिससे पादप अक्ष की लंबाई में वृद्धि होगी। पादप अक्ष का मतलब जड़ होता है ना, तो हम जड़ की बात कर रहे हैं, जड़ की लंबाई में वृद्धि होगी। ठीक है, फोर्थ आता है मूल रोम क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? मूल रोम क्षेत्र। दीर्घीकरण क्षेत्र के ऊपर का जो पार्ट्स है, कौन सा? मूल रोम क्षेत्र। इस मूल रोम क्षेत्र में परिरंभ द्वारा, किसके द्वारा? परिरंभ, पेरिसाइकिल द्वारा उत्पन्न, तो परिरंभ द्वारा उत्पन्न पार्श्वीय अतिवृद्धि, पार्श्वीय अतिवृद्धि कैसी होती है? एक कोशिकीय। कौन सी होगी? एक कोशिकीय होती है। तो पार्श्वीय एक कोश की अतिवृद्धि के रूप में यहां से कौन निकलता है? मूल रोम निकलते हैं। क्या निकलते हैं? मूल रोम, रूट हेयर निकलते हैं।
ठीक है। तो ये जो मूलरोम होता है, इस मूलरोम क्षेत्र भाग में इनका मुख्य रूप से काम कौन सा होगा? जल और खनिज लवणों का अवशोषण करना। तो पादप के किस क्षेत्र की, पादप के जड़ के किस भाग में मूलरोम उपस्थित होता है? या तो आता है युवा प्रावस्था क्षेत्र में या फिर इस प्रावस्था के मूलरोम क्षेत्र में। इस मूलरोम क्षेत्र में उपस्थित मूलरोम ही जल और खनिज लवणों का क्या करती है? अवशोषण करती हैं। ठीक है। अब मूलरोम क्षेत्र के ऊपर अर्थात इस प्रावस्था के ऊपर कौन सा भाग होता है? परिपक्वन क्षेत्र होता है। परिपक्वन क्षेत्र की जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं पर लिग्निन, सुवेरिन, इन पदार्थों का क्या होता है? जमाव होता है, निक्षेपण होता है। ठीक है। अब इन कोशिकाओं पर जब इन पदार्थों का जमाव हो जाता है तो ये कोशिकाएं कैसी हो जाती है? मृत हो जाती है, निर्जीव हो जाती है, अर्थात जल के प्रति कैसी हो जाती है? अपारगम्य हो जाती है। और जल के प्रति जब अपारगम होगी तो इस क्षेत्र की कोशिकाओं द्वारा जल का अवशोषण नहीं होगा। ठीक है। तो आपको ये पता लगा यहाँ पर कि मूल जो मूलांकुर से परिवर्धित रचना है, इस मूल के अंदर जो मूलरोम क्षेत्र होता है, मूलरोम क्षेत्र में उपस्थित एक कोश के पार्श्व अतिवृद्धि के रूप में जो मूलरोम निकली रहती है, इन मूलरोम का मुख्य कार्य क्या होता है? जल और खनिज लवणों का अवशोषण करना। ठीक है। तो आपको ये समझ में आया। अब अपन आगे ये देखते हैं कि मूलरोम द्वारा जल का अवशोषण कैसे होता है। ठीक है। आप देखिए, मूलरोम द्वारा जो जल का अवशोषण है, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है क्रैमर। कौन? क्रैमर। क्रैमर ने यह बताया था कि पादप जो होते हैं, पादपों की जो जड़ें होती हैं, जल का अवशोषण दो विधियों द्वारा करते हैं। किसके द्वारा? दो प्रकार से करती है, दो अलग अलग मेथड के द्वारा करते हैं। एक आता है निष्क्रिय विधि द्वारा, जिसे हम निष्क्रिय जल अवशोषण कह सकते हैं। दूसरा आता है सक्रिय विधि या सक्रिय जल अवशोषण। आपको सबसे पहले यह देखना है यहां पर जो ये शब्द दिए हुए निष्क्रिय और सक्रिय का मतलब क्या होता है। तो क्रैमर ने यह बताया था कि पादपों की जड़ें दो प्रकार से जल का अवशोषण करती हैं, एक निष्क्रिय विधि द्वारा और दूसरा सक्रिय विधि द्वारा। तो जो शब्द यहां पर दिए हुए उन शब्दों के बारे में सबसे पहले अपन एक बार देखते हैं, ये शब्द निष्क्रिय और सक्रिय का नाम क्यों दिए अपन ने। तो आप देखिए कि पादपों की जड़ें सबसे ज्यादा लगभग 96% जल का अवशोषण, पादपों की जड़ें निष्क्रिय विधि द्वारा सबसे ज्यादा जल का अवशोषण करती है। कितना परसेंट? 96%। जबकि यहां अपन देखेंगे कि इस विधि के द्वारा केवल 4% जल का अवशोषण होता है। तो पादप सबसे ज्यादा जल अवशोषण किस विधि द्वारा करते हैं? निष्क्रिय विधि के द्वारा करते हैं। ठीक है। अब देखिए निष्क्रिय का मतलब क्या होता है। तो निष्क्रिय इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर किसी भी प्रकार की ऊर्जा का उपयोग नहीं होता है। इसका मतलब बिना ऊर्जा के ये जड़ें अपना कार्य करती हैं। ठीक है। तो यहां पर किसी भी प्रकार की ऊर्जा का कोई उपयोग नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? निष्क्रिय जल अवशोषण। यहां पर देखें अपन, यहां पर एटीपी रूपी ऊर्जा का उपयोग होगा। यहां पर सक्रिय विधि में एटीपी के रूप में ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? सक्रिय जल अवशोषण। निष्क्रिय जल अवशोषण के अंदर एक तो ऊर्जा का उपयोग नहीं होता है, सेकंड पॉइंट ये है कि यहां पर जड़ों का योगदान भी नहीं होता, जड़ों का योगदान नहीं होगा। इसका मतलब जो हम इसकी विधि पढ़ेंगे, क्रिया विधि, उसमें आएगा कि जड़ें का अवशोषण, जड़ें इसमें भाग लेती है या फिर नहीं लेती हैं।
तो यहाँ पर जड़ों का उपयोग नहीं होता है। अर्थात इस मेथड में जो पादप की जड़ें होती हैं, ये जड़ें एक प्रकार से इनएक्टिव ऑर्गन्स के रूप में होंगी। किसके रूप में होंगी? इनएक्टिव ऑर्गन्स के रूप में होती हैं। ठीक है ना। तो इस विधि के द्वारा पादप सबसे कम मात्रा में जल का अवशोषण करते, सबसे ज्यादा मात्रा में जल का अवशोषण करते हैं। इसमें न तो किसी प्रकार की ऊर्जा का उपयोग होता है और न ही इस विधि में जड़ों का कोई खास उपयोग होता है। ठीक है। यहां हम देखते हैं कि यहाँ पर एक तो एटीपी के रूप में ऊर्जा का उपयोग होता है और साथ में यहाँ पर जड़ों का भी उपयोग होगा। जड़ों का इस विधि में योगदान होता है, जड़ों का उपयोग होगा अर्थात योगदान होगा। ठीक है। तो ये अपने नाम का समझा। अब देखिए कि जो निष्क्रिय विधि, इसमें क्या होता है? निष्क्रिय विधि में जब पत्तियों के अंदर, ध्यान से समझेंगे इसको, जब पत्तियों में तीव्र वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होगी? तीव्र वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी, अर्थात पत्तियों से जल वाष्प के रूप में बाहर निकलेगा। तो तीव्र वाष्पोत्सर्जन की जब क्रिया होती है तो इस क्रिया के समय एक बल कार्य करता है, या फिर बोल सकते हैं इस क्रिया के समय पादप की पत्तियों में डीपीडी उत्पन्न होती है। डीपीडी क्या है स्टूडेंट्स? हमने इसको प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि डीपीडी क्या होती है। आपको फिर भी बता दें, डीपीडी के आधार पर, डीपीडी का रूल क्या था कि डीपीडी के आधार पर जल के अणुओं का गमन हमेशा मिनिमम डीपीडी वाले क्षेत्र से मैक्सिमम डीपीडी वाले क्षेत्र की ओर होता है। ये अपन क्रिया विधि के अंदर एक बार दोबारा समझेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो निष्क्रिय विधि है, इस विधि में जब पत्तियों के अंदर तीव्र वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो यहाँ पर एक क्या उत्पन्न होगी? डीपीडी। उस डीपीडी के आधार पर ये जल का अवशोषण करते हैं। दूसरा, और इस विधि के अंदर जो तने का जाइलम होता है, तने का जाइलम होगा, ये तने का जाइलम जड़ों की जाइलम की ओर, तने का जाइलम जड़ों की जाइलम की ओर अर्थात नीचे की ओर एक नेगेटिव, नकारात्मक दबाव उत्पन्न करता है। इस दबाव के कारण पादपों की जड़ें पादप जल का अवशोषण कर लेते हैं। तो जब डीपीडी उत्पन्न होता है, तीव्र वाष्पोत्सर्जन के समय डीपीडी उत्पन्न होगा, तो इस डीपीडी के कारण तने का जाइलम जड़ों की जाइलम की ओर एक प्रेशर लगाता है। उस प्रेशर के कारण जल का अवशोषण हो जाता है। अर्थात इस क्रिया में जड़ों का कोई खास उपयोग नहीं होगा। बात समझ में आए ना। अब देखिए यहां पर देखें अपन, सक्रिय विधि के अंदर जो पादपों की जड़ें, पादप की जड़ें जिसका मुख्य रूप से योगदान होता है, इन जड़ों में ओपी के मान, ओपी क्या होता है? परासरण दाब। तो ओपी के मान में भिन्नता के कारण, ओपी के मान में भिन्नता के कारण दबाव या प्रेशर उत्पन्न होता है। उस दबाव के कारण पादप की जड़ें जल का क्या कर लेती हैं? अवशोषण करती हैं। क्या लिखा हमने कि सक्रिय विधि के अंदर पादपों की जो जड़ होंगी, उन जड़ों में ओपी के मान में भिन्नता होती है। ठीक है। ओपी के मान में भिन्नता के कारण एक दबाव उत्पन्न होता है। उस दबाव के कारण पादपों की जड़ें जल का अवशोषण करती हैं। इस अवशोषण के समय जड़ें तने की ओर, जड़ें तने की ओर एक धनात्मक दाब उत्पन्न करती हैं, जिसके कारण जल का अवशोषण आसानी से हो जाता है। तो हमने क्या पढ़ा था? एक निष्क्रिय विधि और एक क्या पढ़ी थी? सक्रिय। ठीक है, डन। तो हमने ये पढ़ा था कि निष्क्रिय और सक्रिय जो विधि है, इनका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। निष्क्रिय विधि में मुख्य रूप से किसका आधार होता है? डीपीडी, जिसके आधार पर जल का अवशोषण होगा। और इसमें सक्रिय विधि के अंदर जिसमें ऊर्जा का उपयोग होता है और इसमें ओपी के मान में परिवर्तन के कारण जल का अवशोषण होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि निष्क्रिय विधि क्या होती है। तो आप ध्यान से समझें, जिसमें जल का अवशोषण सबसे ज़्यादा मात्रा में अर्थात 96% जल का अवशोषण होता है। तो इस विधि में क्या होगा, आप थोड़ा इसको ध्यान से समझेंगे। ये एग्जाम के सबसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके अंदर।
वो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि निष्क्रिय विधि के द्वारा जल अवशोषण कैसे होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये हमने एक डायग्राम बनाया, पादप का तना, ये इसकी रूट्स बनाई, ये हमने इसकी रूट्स डेवलप की। ठीक है, यहां पर हम इसको ये लीफ बना दी। ठीक है, ये लीफ बना दी। इस लीफ के अंदर यह हमने बना दिया नीचे जो सेंटर पार्ट है इसका, कौन सा, जाइलम। ये कौन सा हिस्सा बनाया हमने, जाइलम दिखा दिया। ठीक है, अब देखिए, यह है जाइलम, लीफ, और ये इसके रूट्स। ठीक है, अब ध्यान से समझें, ये जो पत्तियां हैं, पत्तियों का मुख्य कार्य क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोज्य पदार्थों का निर्माण करना। ठीक है, जब पत्तियों में भोज्य पदार्थों का निर्माण होगा तो इसका मतलब पत्तियों में क्या उपस्थित है, विलयन। पत्तियों में क्या उपस्थित है, विलयन उपस्थित है। विलयन में क्या क्या होता है, विलयन के अंदर एक होगा जल और दूसरा होता है इसके अंदर भोज्य पदार्थ अर्थात विलेय पदार्थ। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखेंगे, जब तीव्र वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, तीव्र वाष्पोत्सर्जन के समय जल वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है। कब निकल जाए, तीव्र वाष्पोत्सर्जन के समय। लिखा हमने यहां पर, तीव्र वाष्पोत्सर्जन के समय जल के अणु वाष्प के रूप में बाहर निकल जाते हैं। इसका मतलब यहां पर जब जल की लॉस होगा, जल का लॉस होगा, तो केवल क्या प्रेजेंट होगा, विलेय पदार्थ। हम जानते हैं केवल एक ऐसा विलयन जिसमें केवल विलेय होता है, विलय की तुलना में विलेय की मात्रा ज्यादा होती है, तो इसका ओपी मैक्सिमम होगा। और जब ओपी मैक्सिमम होगा तो इसमें डीपीडी क्या होगी, अधिक, डीपीडी भी मैक्सिमम होगा। इसका मतलब जब तीव्र वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो तीव्र वाष्पोत्सर्जन के समय जल के अणु वाष्प के रूप में निकलेंगे तो विलयन की सांद्रता बढ़ जाती है। विलयन की सांद्रता बढ़ेगी तो डीपीडी क्या होगी, उसमें उत्पन्न होगी। समझ में आ रहा है ना, तो डीपीडी उत्पन्न होगी तो क्या होगा, पत्तियां इस जल की डिमांड को पूरा करने के लिए तने से जल के अणुओं का क्या कर लेती हैं, अवशोषण कर लेंगी। एरो से दिखा दिया हमने। इसका मतलब तने के जाइलम से जल पत्तियों में ट्रांसफर हो जाता है। तो पत्तियों ने तो क्या किया, इस डीपीडी की कमी को पूरा कर लिया, लेकिन डीपीडी क्या उत्पन्न हो गई, तने के जाइलम में। ठीक है, अब ये जो तने का जाइलम है, तने का जाइलम जड़ों के जाइलम की ओर अर्थात नीचे की ओर एक ऋणात्मक खिंचाव, या इसको बोल सकते हैं तनाव, या इसको बोल सकते हैं कर्षण। तने का जाइलम जड़ों की जाइलम की ओर एक ऋणात्मक दबाव उत्पन्न करता है। उस दबाव के कारण, दबाव कहाँ उत्पन्न हुआ, ऊपर से नीचे की ओर, तो मैंने क्या बोला उसको, ऋणात्मक। किसके कारण उत्पन्न हुआ, ये वाष्पोत्सर्जन के कारण। तो हम इस तनाव को क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं वाष्पोत्सर्जन कर्षण कह सकते हैं। जब अपन नेक्स्ट क्लास में रसारोहण की क्रियाविधि पढ़ेंगे तब उसमें ये टॉपिक आएगा। ठीक है, तो तने का जाइलम जड़ों के जाइलम की ओर एक ऋणात्मक दाब उत्पन्न करता है, जिसे ऋणात्मक खिंचाव या कर्षण कहते हैं। इस कर्षण के कारण जड़ों की जाइलम से जल तने के जाइलम तक ट्रांसफर हो जाता है, पहुंच जाता है। जैसे यहाँ पर डीपीडी उत्पन्न होती है, ये जड़ों की जाइलम में उपस्थित डीपीडी आसानी से जल का, कौन से जल का, मृदा में उपस्थित केशिका जल का अवशोषण कर लेती है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो जड़ें, इन जड़ों के स्थान पर यदि हम
एक पाइप भी लगा देते, रबड़ का पाइप लगा देते, तो भी ये जल का अवशोषण कर लेती है, क्योंकि यहाँ पर जड़ें एक इनएक्टिव ऑर्गन्स के रूप में कार्य करती हैं। अतः इनमें जड़ों का कोई उपयोग नहीं होता है। केवल किसके आधार पर जल का अवशोषण हो रहा है? केवल किसके आधार पर? डीपीडी के आधार पर जल का अवशोषण होता है। ठीक है।